बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बदामी। सेनेट का इलेक्शन होने वाला है जनाब। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया है, यानी कि अब ये तय है कि सेनेटर्स इन्हीं लोगों में से बनेंगे जिनके आप नाम देख चुके हैं। अब कोई नई एंट्री अब नहीं होगी। बड़ी ज़बरदस्त सी बात ये भी है कि इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को पीपल्स पार्टी वाले तो ज़ाहिर है वोट देंगे, नून लीग के लोग भी वोट देंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ही तो वज़ीर आज़म है कि जिनको जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको हटाने के लिए नून लीग ने मुहिम चलाई थी। अब उनको सेनेटर बनाने के लिए भी नून लीग साथ देगी। ये मामला चल रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में और भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया है। ये बाकायदा मेरे सामने एक जो लेटर है सेंट्रल सिंध रीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अफराद ने लेटर लिखा है इमरान खान साहब को। सिंध में जो कुछ लोगों को सेनेट का टिकट दिया गया है, ख़ास रूप में इसमें फैसल वाडा साहब का नाम है और सैफुल्लाह अबड़ो साहब का भी नाम की बात हो रही है कि जनाब आपने इनको क्यों टिकट दिया है। तो पीटीआई के लोग ज़रा नाराज़ हैं, वो लेटर लिख रहे हैं। पीटीआई बलूचिस्तान से एक नामजदगी थी अब्दुल कादिर साहब की, पीटीआई बलूचिस्तान ने एतराज़ किया, उनको हटा दिया गया। फिर एक और साहब को टिकट दिया गया, ज़हूर आगा साहब को। अभी उनका भी नाम चल रहा है कि भाई उनकी तो बुनियादी रुकनीत ही मुअत्तल हुई पार्टी की, वो कैसे सेनेटर बन जाएंगे। फिर पीटीआई के एक एमएनए हैं अताउल्लाह साहब, उन्होंने तो खुलेआम ट्वीट ही कर दिया कि भाई सिंध के बुनियादी कारकुनान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर पीटीआई के एक एमएनए हैं हमारे हरदिल अजीज़ जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, वो बाकायदा कॉलम लिख रहे हैं जनाब फैसल वाडा साहब को सेनेट इलेक्शन में टिकट दिए जाने के हवाले से उस पर अपनी नापसंदीदगी का, हैरत का इज़हार कर रहे हैं, गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। और ये भी देखिए कि देखें इस्लामाबाद से जो सेनेटर आने हैं हफीज़ शेख बमुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी, पूरे सेनेट की हाईलाइट ये इलेक्शन है ये वाला कि इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं या हफीज़ शेख जीतते हैं। तो एक एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। और भी बहुत सारे हवालों से ये वाला मुकाबला इंपॉर्टेंट है कि फ़र्ज़ कर लें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे को, तो फिर अपोजिशन कहेगी कि हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं है, हुकूमत के अपने लोग इनके साथ ही, हमारी बात सही साबित हो गई। और अगर अदरवाइज ऑल्सो इट्स द अदर वे राउंड, अगर ये हार जाती है अपोजिशन तो हुकूमत कहेगी जनाब ये क्या तरीके से हम एतमाद लाएंगे, अपना एक बंदा तो मुंतखब करवा नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, ऐसे में मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर आमिर लियाकत साहब टेलीविजन पर बैठ कर कहते हैं कि भाई मैं हफीज़ शेख को वोट नहीं दूंगा। ज़रा देखिए, हमने आपको मुख्तलिफ अफराद को बताया कि वो नाराज़ हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आज सुबह सवेरे क्या फरमाते हैं जनाब, देखिए। असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज़ शेख को वोट दे दूंगा, एब्सटेन करूँगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूँगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। डॉक्टर साहब कहते हैं पहले पार्टी में आए फिर बरास्ता पार्टी सेनेट में जा रहे हैं, डायरेक्ट कैसे जा रहे हैं भाई, तो मैं तो वोट नहीं दूंगा। और उन्होंने बबांग दौर इज़हार कर दिया, जिसपे फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, बल्कि मैं चाहूँगा आमिर लियाकत साहब से पूछूँ कि उनके लिए ये मंजर कैसा था ज़िंदगी में कि जब फिरदौस आशिक अवान साहबा ने आमिर लियाकत साहब को कहा, हालांकि ज़ाहिर है आमिर लियाकत साहब उनसे पहले पार्टी में आए हुए, लेकिन फिरदौस साहबा ने कहा आमिर लियाकत साहब से क्या कहा, ज़रा आप खुद देखें। आमिर लियाकत साहब वो मेरी जमात में है, मैं सिर्फ उनसे यही कहूँगी जमात के डिसिप्लिन को फॉलो करें, आप खुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। शेर को ज़रा उन्होंने अपने अंदाज में कहा, आप खुद अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो जनाब ये सब कुछ चल रहा है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि कल 3 ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं। अभी ज़िमनी इलेक्शन बड़े ज़बरदस्त और बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि ऐसे मौके जब अपोजिशन ये दावा कर रही है कि हुकूमत द गवर्नमेंट हैज़ लॉस्ट ऑल द सपोर्ट, ऐसे मौके पे जब ज़िमनी हो रहे हैं तो उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कल सिंध में 2 ज़िमनी हैं, एक कराची में या मलीर में है और एक इंटीरियर सिंध में जहाँ मदद अली साहब का जहाँ इंतकाल हो गया था। ये दोनों ऐसे जहाँ पीपल्स पार्टी बहुत आराम से अपनी सीट निकाल चुकी है। ये दोनों उम्मीदवार कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे, इसलिए ज़िमनी हो रहे हैं, तो लगता है पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बलोचिस्तान में भी एक इलेक्शन हो रहा है। फिर 19 तारीख को पंजाब में एक इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी नून लीग के उम्मीदवार 30-40 हज़ार वोट के मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन वहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा जाके मुहिम चला रही हैं। और हमारे आज के मेहमानों में से एक जनाब उस्मान डार साहब, वो तो वहाँ मुहिम चलाने के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दे बैठे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म के मुशीर थे, उस कैपेसिटी में मुहिम नहीं चला सकते थे। इतनी अहमियत दी उन्होंने कि अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए कि वहाँ। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे। उस्मान डार साहब तशरीफ़ फरमाएं, जो कि अब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे, अब नहीं है। मलिक अहमद खान साहब हैं, जो कि पंजाब असम्बली से MP हैं, पंजाब में मार्का होने वाला है। मलिक साहब ने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा भी रहे हैं, ज़रा उनसे हम बात करेंगे। सेनेटर शशि बलोचा साहबा 2000 अभी अपने 6 साल मुकम्मल कर लेंगी और फिर सेनेट को अलविदा कहेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा आप तीनों भी सुनिएगा कि सदाकत अली जतोई साहब क्या कहते हैं सर, जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। सदाकत अली जतोई साहब का नाम सरे फहरिस्त है उन 12 लोगों में
जिन्होंने लेटर लिखा है गवर्नर सिंध को, मैंने पहले इमरान खान साहब कह दिया था, सॉरी, गवर्नर सिंध को लेटर लिखा है कि भाई आप लोगों ने किन लोगों को वोट दिए हैं। तो इनसे पूछूं मैं, सदाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर पहले तो बताइएगा ये जितने भी लोग हैं जिनके नाम इस लेटर में लिखे हुए हैं, ये सारे एमपीएस हैं या क्या है, या पार्टी के ओहदेदार? हम लोग सब अपने टिकट होल्डर है और अपने पार्टी ओहदेदार है सब। यानी इसमें ये 12 एमपीएस हैं या एमपीएस? एमपीएस नहीं है, हम सब जो भी इसमें एमपीए है कोई भी? कोई भी नहीं जी, सारे पार्टी ओहदेदार हैं जी। मैं खुद फॉर्मर सेनेटर भी रहा हूँ, एक्स एमपी भी रहा हूँ, लेकिन सारे पार्टी के ओहदेदार और टिकट होल्डर। तो सदाकत साहब इस पर ये एतराज तो एक हो सकता है ना कि भाई पार्टी के जो एमपीएस हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको सिंध के आवाम ने वोट दिया, उनको एतराज नहीं है फैसल वाडा को टिकट देने पर, आप लोगों को एतराज है? सलीम बादावी साहब, फैसल वाडा पे एतराज नहीं है, लिखा हुआ है इसमें। हाँ सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा था कि वो सिटिंग एमएनए और उनको टिकट दिया जा रहा है, ठीक है ना। हमारा जो मेन एतराज है, क्योंकि हमारी पार्टी में मैं जो दूसरे हमारे भाई बैठे हैं, मैं कदर करता हूँ सबकी, लेकिन हमारी पार्टी में एक बड़ी खूबसूरत सी रवायत है। वो क्या? वो ये है कि हम लेटर लिख सकते हैं, हमारा कारकुन, हमारा वर्कर, हमारा जितने भी हैं, वो अपनी लीडरशिप को लिखता है कि जी इस पे नजरसानी की जाए। हमारा मेन जो टारगेट था, जी वो हमारा मेन टारगेट था सैफुल्ला अबड़ो साहब टेक्नोक्रेट सीट पे। सही है। जो 2018 की इलेक्शन के बाद है, जिसपे करप्शन के चार्जेस थे, जिसमें अरबों रुपए के करप्शन के चार्जेस थे, जो कि अब तक नेब में चल रहे हैं। तो सदाकत भाई, आप लोगों ने जो लेटर लिखा है गवर्नर सिंह को, उसके बाद कोई रिप्लाई आया इमरान इस्माइल साहब का या किसी का? जी, आज हमारी मुलाकात हुई थी। क्या कहते हैं? आज उन्होंने नजरसानी के लिए हमें बोला है कि जिस पर नजरसानी होगी रिवाइज होगा और इंशाल्लाह मैं कंसिडर करूंगा। तो आपका अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि इसके अलावा मुबीन जतोई साहब या काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थे, जो जिन्होंने भी इस लेटर में, वो भी ये कह रहे थे कि वावड़ा साहब पर हमें एतराज है, पर आपने लिखा क्यों? आप लोग, मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है आपने। मैं सुनाता हूँ, फिर आप रिप्लाई कर कमेंट कर। आपने लिखा, वी आल्सो बिलीव दैट मिस्टर वावड़ा, अ सिटिंग एमएनए, शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सेनेट, शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सेनेट, शुड नॉट बी, एग्जैक्टली। इफ ही इज डीसीटेड ही शुड बी नॉमिनेटेड टू कंटेस्ट दिस अगेन, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड, नॉट अलाउड टू कंटेस्ट, वी आर रिस्किंग अ सीट व्हिच डज नॉट मेक सेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। लेकिन ये सारा कि जी देखें, एक सिटिंग एमएनए है, उसके बाद आप सेनेट की सीट दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ। और दूसरी बात ये होती है सर वाडा साहब, जो मेन एतराज है, जो मेन एतराज है हमारा, वो टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर है, जो कि सैफुल्ला अबड़ो साहब है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के चार्जेस हैं। तो आपके ख्याल में सैफुल्ला अबड़ो साहब को टिकट क्यों दिया गया है? देखे जी, मैं अर्ज करूं, लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है, चंद मनपसंद आदमी है जिन्होंने रिकमेंडेशन की है। वो कौन है? वो मैं नाम नहीं लूंगा, जाहिर है मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता होगा, और आप माशाल्लाह सबको बखूबी जानते हैं वसीम भाई। तो अर्ज ये करना है मुझे, ठीक है, कि अगर हमने लिखी है, इसका मतलब हमारी लीडरशिप हमारी सुनती है, उस पर कंसिडर करती है। बाकी दूसरी पार्टियों में नहीं। अगर लीडरशिप ने सुन लिया तो जाहिर है इसका खैर मकदम करेंगे आप, और अगर नहीं सुना तो तब भी खैर मकदम करेंगे, तब भी खैर मकदम। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है, देखे हमारा काम था निशानदेही करना, ठीक है, कि जी ये काइंडली इसको आप ऐसा ना करें, क्योंकि अंदरूनी सिंध के अंदर, इंटीरियर के अंदर जी एक सब कारकुनान जो है वो मायूस हो गए। पॉइंट ठीक है, आप देखे ना, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, आप उन्हें दाखानी को दे दें, आप दूसरे को दे दें जिन्होंने भरा टेक्नोक्रेट, हम राजी हैं। बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सदाकत अली तो ये सब बात कर रहे थे। मैं इधर आता हूँ, वैसे मलिक साहब, फिर मैं असल मौजूद की तरफ भी आता हूँ। उस्मान डार साहब भी बैठे हैं, ससी पलवे साहब। लेकिन देखिए, ये तो बहरहाल आप लोग, मैं देख रहा हूँ ये तनकीद कर रहे हैं कि देखिए सेनेट इलेक्शन देने में, सेनेट के टिकट देने में सबसे ज़्यादा जो शोर उठा है वो पीटीआई में उठा है, जो कि बात सही भी है। लेकिन सर इसकी दूसरी साइड ये है ना कि पीटीआई में एक कल्चर है, वरना तो कल्चर ही होता है कि भाई बादशाह सलामत ने जिसको कह दिया टिकट मिलेगा वो उसको मिलेगा। अब कोई ये लेटर या ट्वीट करने की हिम्मत ना करे कि इसको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ कल्चर है, इसलिए लोगों ने ट्वीट भी किए, लेटर्स भी लिखे और उस पर अमल भी हुआ। अब्दुल कादिर साहब को टिकट देकर वापस भी लिया गया। तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना कि सियासी जमातों में तो जमहूरियत हो। मलिक साहब देखिए वसीम, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बादिउल नज़र में एक तासुर जो उभरा था वो ये उभरा था कि बलूचिस्तान से भी एक एलियन ऑब्वियसली जो पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं थे इनकी, तो उस पर इनकी पार्टी में शोर उठा। और बड़ा फितरी है ये, जब भी इस तरह की कोई बात होती है इस पार्टी के अंदर उन्होंने ये बात की। और ये नेचुरली जो इनकी टिकट्स की अवार्ड्स थी उसमें इनका अपना फैसला है, जिनको ये देते हैं नहीं देते हैं, और इनके अपने पार्टी के कारकुनान हैं
वो जो कहते हैं इनके साथ मुनासिब बात है, अगर उन्होंने की है या नहीं की है। लेकिन मलिक साहब, और मुझे याद आया, किया तो आप मुझे बताइए, यानी नून लीग में ये ऐसी आवाज क्यों नहीं उठी जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जो कि एक एलियन थे, जिन्होंने लिटरली कुछ घंटों पहले नून लीग ज्वाइन की और वो अगले सुबह सेनेटर बने हुए थे नून लीग के, तो नून लीग से आवाज उठनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं उठी? नहीं, देखें ना कि एक मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के लिए तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि उनको टिकट मिले यार। वो तो उनकी ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं, क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल हैं सुरखाब के पर के लिए, और क्या दो चेहरे लगाने पड़ेंगे? तो आप बताएं ना क्या उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी देखें ना, सुने वसीम, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें मुशाहिद साहब एक हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद, जिनकी कदर कीमत और उनकी मंजिलत बिल्कुल इस बुनियाद पर कि उनकी एक कॉम्पिटेंस है, और वो कॉम्पिटेंस उनकी अनक्वेश्चनेबल। तो मलिक साहब देखें, मुशाहिद साहब से ज़ाती और मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, पाकिस्तान और बड़ी जबरदस्त शख्सियत है, लेकिन क्या पार्टी लॉयल्टी कोई मतलब काउंट नहीं करती? 99 में एक साहब साथ हो, फिर जब कू हो जाए तो कुछ लोग चले जाएं, फिर वो दो दिन पहले पार्टी में और आप टिकट दे दें उनको सेनेट। तो एलियन और क्या होता है, पैराशूटर और क्या होता है? उसके बदले किसी पार्टी में कोई और ऐसा टेक्नोक्रेट नहीं था जो पार्टी का लॉयल भी होता और उसको टिकट मिलता? देखिए, बात ये है कि ये फैसला जो आप ये मुशाहिद साहब के मुतल्लिक कह रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा दरीना ताल्लुक था, और किसी वजह से अगर उसमें कोई तातुल आया था तो फिर अगर दोबारा अगर वो बैठ गए तो ये पॉलिटिक्स में ये बात में को अमर मान्य थोड़ी है। अच्छा, एलियन पोजीशन डिफरेंट होती है। एलियन पोजीशन जो होती है ना, उसका देखें ना, आप उसको कैसे एलियन कह सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव स्टेज में साथ रहा हो, जिसने दुख दर्द का कुछ वक्त भी साथ गुजारा हो, किसी वजह से कहीं फर्क भी आ गया हो, तो रीजंस बेस्ट। और जब बुरा वक्त आए तो पार्टी छोड़ के चला जाए, तो उसके लिए तो एलियन से ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना सर। वो नवाज शरीफ साहब बार-बार कह चुके थे कि जिन लोगों ने हमें दगा दी है और डिक्टेटर का साथ दिया। नहीं, मेरी नहीं, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जिन लोगों ने दगा दी उनको नहीं देंगे अब टिकट। वसीम होल्ड ऑन ना, वसीम होल्ड ऑन। जी जी, मैंने तो आपसे बड़ी दो टोक बात कह दी, तो उसके बाद भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो मेरा तो आपके साथ यही एक मामला है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुशाहिद साहब को टिकट देने की कंपैरिजन आप किसी और बंदे के साथ कर देंगे, तो मुशाहिद साहब के साथ तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है उनकी एक बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। आपकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी थी सेनेट के अंदर, उनकी अब पाकिस्तान चाइना, अब सुन के जाए ना, अब ऐसे नहीं ठीक है। अब मैं आपको बात खत्म करूंगा तो आपको आगे जाने दूंगा। नहीं, लेकिन मेरा एतराज बरकरार है अपनी जगह पे, लेकिन आपका जवाब आ गया। आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंट है, मैं कह रहा हूं कॉम्पिटेंट है, लेकिन लॉयल्टी मैटर करती है। मेरा ख्याल है कि मैं एक सेकंड ठहरे ना। नहीं, मेरा आपसे जो जवाब है जरा काइंडली वो लेते जाएं, और उसके बाद फिर अगली बात की तरफ चले जाएं। मुशाहिद साहब की अपॉइंटमेंट मुस्लिम लीग नून ने किस बुनियाद पे की थी? उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि सीपैक, जो कि आजकल बिल्कुल कहीं उसकी विजिबिलिटी जो है बहुत मिनिमम लेवल पे है, उस वक़्त सीपैक के एक पाकिस्तान की बुनियादी चाइना के साथ एक उस वक़्त वो बहुत ही इम्पोर्टेंस पे था, और वो एज अ फ्लैग बेरर उसके जो थे मुशाहिद साहब उसमें मौजूद थे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में। तो एक तो उनका मेरिट ये था, और उनकी जो चाइना की लीडरशिप के साथ कनेक्टिविटी थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एट दैट टाइम। ठीक है, अगर मुशाहिद साहब का जाती तौर पे, एक सेकंड सुनते जाएं, एक मिनट प्लीज। आपने और कितने कसीदे पढ़ने हैं मुशाहिद साहब? मैं आपकी साहब? लॉयल्टी की बात को भी नहीं, मुझे कसीदा गोई का थोड़ा सा हक तो दे देना। आप मुझे इस तरह तो ब्रश हुए ना करें। देखिए, बात सुने, क्योंकि मैं ना करता, आपने खुद सवाल के ऊपर सवाल का खुलासा ये कि भाई बहुत कॉम्पिटेंट रेलेवेंट आदमी थे, और मेरा नुक्ता ये कि ऐसे मौके में जब आपको मासूमाना जो पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, देखें ना, एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास्ट के साथ मेरा नेशनल इंटरेस्ट बड़ा रेलेवेंट है मेरे पास्ट के साथ। अगर मुशाहिद साहब की किसी ज़ाती हैसियत में पार्टी के साथ कोई फ्रिक्शन रही, लेकिन उनकी कॉम्पिटेंस ने उनको दोबारा पार्टी के साथ जेल किया, तो को अमर माने। ठीक, ओके, चले, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब उस्मान डाल साहब, इससे पहले मैं जरा आगे बढ़ूँ, जरा इसकी तो लॉजिक जरा समझाएं ना कि सेनेट का टिकट किसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, इस पर बात होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, वो सब इस दफ़ा भी हो रहा है। ये शायद पहली मरतबा ही हुआ होगा कि एक सिटिंग एमएनए है तो तय ये किया कि ऐसा करते हैं कि तुम एमएनएशिप से रिज़ाइन कर दो और सेनेटर बन जाओ। तो ये वावड़ा साहब को एमएनए से हटा के सेनेटर, ये क्यों, क्या वजह? देखिए उसमें मैं समझता हूँ ये फैसल वावड़ा ने खुद ही फैसला किया होगा कि वो सेनेट की पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे। अगर मैं भी चाहता सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता था,
मुझे ऑफर भी थी कि आप अगर कहते हैं तो सेनेट में आ जाए, लेकिन मैंने प्रेफर किया सियालकोट के 1,15,000 लोगों ने मुझे वोट किया, तो मैं हल्के की पॉलिटिक्स में रहना चाह रहा था। और प्लस ख्वाजा आसिफ को मैं नहीं देना चाह रहा, अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला हाई साहब का डट के मुकाबला करेंगे। ये तो आपकी अपनी चॉइस खान है। साहब ने आप सेनेट में जाना चाहते हैं? लेकिन खान साहब ने अप्रूव किया तो जाहिर है ख्वाहिश का इजहार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया ना, तो एक वैसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेनेटर्स हैं, उन्होंने क्यों जरूरी समझा कि किसी और आदमी को जो कि ना एमएनए है ना सेनेटर है उसको सेनेटर ना बनाए, बल्कि एक आदमी को जो ऑलरेडी एमएनए भी है उसको उसकी ख्वाहिश की वजह से एमएनए से निकाल के सेनेटर बना दें। हालांकि वो सीट भी आप लोग खाली 725 वोट से जीते हैं शहबाज शरीफ साहब से, तो वो सीट भी खतरे में पड़ सकती है। यू कैन एक्चुअली लूज अ सीट इन नेशनल असेंबली। देखिए, मैंने इसीलिए आपको अपनी एक ज़ाती राय दी है कि मेरे पास भी ऑप्शन थी जाने की सेनेट में या अपने हल्के की नुमाइंदगी करने की, तो ये बेहतर फैसल भोडा बता सकते हैं कि वो क्यों एमएनए शिप छोड़ के सेनेट की तरफ जा रहे हैं। अगर बेहतर होता अगर आज वो आप प्रोग्राम में होते। अलबत्ता मैं मलिक साहब को सुन रहा था, देखें वसीम, वफादारी में तब्दील करने की कोई भी वजह हो, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे मुशैद साहब को विद इन कपल ऑफ डेज नवाज दिया जाता है, ये भी इतना भी एक स्पीडी क्या कहते हैं कॉम्पिटेंस के ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए। एलियंस या हम यूज करते हैं पैराशूट, वो किसी पार्टीज में आते हैं और फिर इस तरह उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन मुझे कम से कम खुशी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मेरे लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान बात सुनते हैं। अगर उन तक ये बात आई है कि अगर कुछ फैसले ऐसे हुए हैं तो उसको रिव्यू भी किया जाता है, फैसले चेंज किए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है जिन पार्टीज में जमहूरियत हो, जिन पार्टीज में बादशाहत है, और फिर वहाँ मैं जो बातें करना चाह रहा था बुनियादी तौर पे आपने खुद ही कह दी, वहाँ ट्वीट तक नहीं हो सकता या इजहार राय नहीं हो सकती कि यहाँ ठीक है किसको दिया जाना है। तो कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक जमहूरी कल्चर है, और मुझे जैसे वर्कर प्राइम मिनिस्टर आपकी आवाज इधर कट रही है, आपको पॉइंट आ गया। ठीक है, ये अच्छी बात है, अगर पार्टी में एक तरह कल्चर है, अच्छी बात है। मैं आपकी तरफ दोबारा भी आता हूँ। और शशि पहलूदा साहब, आप खुद सेनेटर हैं और जाहिर आपका ताल्लुक सिंध से है। पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में हर सेनेट के इलेक्शन में करिश्मा होता है। वो करिश्मा ये होता है कि सेनेट में तो जाहिर पता होता है कि भाई अगर हर आदमी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से वोट दे तो इतना सेनेटर आना चाहिए। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कोटे से ज़्यादा सेनेटर बन जाते हैं, यानी कि हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी को वोट दे देते हैं। ये ऐसी क्या मोहब्बत जागती है? आज वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी एक बयान मंसूब हो रहा है जिसके वो कह रहे हैं जनाब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा तो, और ये वो कि जनाब हम इस दफ़ा भी सरप्राइज़ देंगे। इस सरप्राइज़ का क्या नाम होता है? यानी हर इलेक्शन में ऐसा कैसा ज़मीर जागता है अरकान सिंध असेंबली का कि वो पीपल्स पार्टी को वोट देना शुरू कर देते हैं, और इस दफ़ा भी वज़ीर आला सिंध से मंसूब हो रहा है बयान की सरप्राइज़ देंगे हम। बहुत शुक्रिया वसीम। सिंध के बिनिस्बत अगर आप देख लें रिकॉर्ड, तो दूसरे खास कर दो हमारे ऐसे सूबे हैं जहाँ खरीद फरोख्त और पैसा भी चलता है, सब कुछ सिंध में नहीं ज्यादा ये इस तरह सिंध में बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। यानी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अगर किसी पार्टी के लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं तो वो पैसे की वजह से देते हैं, सिंध में ये काम ज़मीर की वजह से होता है। नहीं, मैं बात करूं कि हमारी स्ट्रेंथ है, हम इस वक्त मेजॉरिटी में हैं और अभी ज़मीनी इंतखाबात हैं, इंशाल्लाह उसमें भी जीत हमारी होगी। आप स्ट्रेंथ से ज्यादा सीट्स लेते हैं, मैं उन ज्यादा का पूछ रहा हूं। जितनी स्ट्रेंथ है उतनी सीट्स तो आनी चाहिए ना, आप उससे ज्यादा लेते हैं, वो कैसे होता है? 3 मार्च तक 99 हमारी सीट्स होंगी, और ये जो वजीर आला साहब का बयान, कभी भी उन्होंने 10 सीट्स नहीं कहा, उन्होंने कहा हम सरप्राइज देंगे और बिल्कुल सरप्राइज देंगे। हमारा हक है इलेक्शन में जो है हर मुकाबला करना। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 23 जो मैंने सुना है कि खड़े किए हैं, उसकी का क्या आप जस्टिफिकेशन देंगे? और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल, मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने मुझे हुक्म दिया था सेनेट के लिए, मुझे सेनेट मेरा मैदान नहीं है वैसे, लेकिन बहरहाल एक ऑनर था और बड़ा सीखा, तो मैं तो बिना मुकाबला उन्होंने मुझे जीती अपनी पार्टी के पास, एक रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया। जो कहते हैं सेनेटर खर्च करते हैं और ये वो, बिल्कुल ये बात ठीक नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा अपनी उम्मीदवार तो जो है उम्मीदवार पे इल्जाम कम होता है, पार्टी पीपल्स पार्टी में तो पार्टी लेवल पे, पार्टी के हेड के लेवल पे ज्यादा इल्जाम होता है कि वो पैसे चलाता है। मैं वही कह रही हूँ, पीपल्स पार्टी ने कभी भी पैसों का कभी भी जो है वो खरीद फरोख्त में नहीं। तो मुखालिफ पार्टी के लोग आपको वोट क्यों देते हैं हर दफा सिंध असेंबली में? अभी मैं इस वक्त सिंध की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों पे होता है। मैं भी सिंध की बात, उम्मीदवार अच्छे हैं, उम्मीदवार हमारे कंट्रोवर्शियल नहीं है,
उम्मीदवार जो आप जो भी देख लें वो सारे पार्टी के कमिटेड और लॉयल जो है। अगर उम्मीदवार अच्छे हैं तो पीपल्स पार्टी के हैं ना, तो पीपल्स पार्टी के सारे लोग उस उम्मीदवार को वोट दे देते हैं कि उम्मीदवार अच्छा है। ये इतने अच्छे उम्मीदवार होते हैं कि एमक्यूएम के लोग भी आपको वोट देना शुरू हो जाते हैं, इतने अच्छे उम्मीदवार। दूसरी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि इनके हिंदी में कहते हैं रंधने में रोला, इनके किचन में रोला पड़ा है। उनके खुद आपने अभी इतनी सारी तबसरे दिखाए खुद इनकी पार्टी के लोगों के, इस्लामाबाद से लेकर एमएनए से लेकर जो एमपीएस तक या सिंध में जो भी कंट्रोवर्शियल ये नॉमिनेशन उनकी हुई है। इनका अंदरूनी मामला जरूर होगा, लेकिन फैसल वापड़ा बहरहाल अजीब चीज है कि उनके खिलाफ उसका फैसला आने वाला, क्या फिर वो सेनेट में आएंगे, वो चैलेंज नहीं होगा, वो सादिक अमीन के हवाले से उन पर नहीं क्वेश्चन वाका जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ये इनके खुद की जो है, क्योंकि कारकर्दगी परफॉर्मेंस पीटीआई की बहुत बुरी है और जो इनके लोग जो है इनके फैसलों से जो है वो मुनर्रिफ है, ये इनके साथ नहीं जाना चाहते। बहुत सारे एमपीएस इसकी बात करती हूँ, ये नहीं कहती कि सारे के सारे। अभी भी सिंध असेंबली में ब्रेक पे जा रहा हूँ, इस दफा की सिंध असेंबली के इलेक्शन में भी पीटीआई के कुछ नाराज एमपी हैं जो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। वल्लाह आलम, लेकिन हमारे उम्मीदवार अच्छे हैं, बहुत बेहतर है। उस हवाले से उनके साथ किसी और उम्मीदवार की जो है कंपेरिजन हम नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, ब्रेक के बाद जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको। मैंने ये भी इलेक्शन पे बात कर रही है कि 19 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है, जहां मरियम नवाज शरीफ साहबा भी गई हुई है, पीडीएम भी गई है, उस्मान डार साहब मुहिम को लीड कर रहे हैं पीटीआई की तरफ से, ज़रा बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, उस पर ही बात करते हैं। इससे पहले मेरे साथ अभी टेलीफोन लाइन पर ज़हूर आगा साहब मौजूद हैं। ज़हूर आगा साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी इमरान खान साहब ने, आपको याद है बलूचिस्तान से टिकट दिया था अब्दुल कादिर साहब को। पीटीआई बलूचिस्तान ने बहुत एतराज़ किया, टिकट लेकर उनसे वापस ले लिया गया, देकर वापस ले लिया गया, और फिर ज़हूर आगा साहब को टिकट दिया गया, जो कि टेलीफोन लाइन में साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम बादामी साहब। सर बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा ये खबरें चल रही है बहुत ज्यादा कि आपकी तो धरने के जमाने में पार्टी रुकनियत बुनियादी जो मुअत्तल हुई थी और वो अभी तक है मुअत्तल, तो आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, वो क्या मामला है क्या ऐसा? नहीं बादामी साहब, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये पहले भी एक इस तरह का मैं जब हुआ था स्पेशल असिस्टेंट के लिए, वज़ीर आला स्पेशल असिस्टेंट के लिए मेरी नॉमिनेशन हुई थी भी, उसमें ऐसा कोई ड्रामा हुआ था कि मुअत्तल है। तो क्या धरने के दिनों में ऐसा हुआ क्या था जो बात अभी? नहीं कोई नहीं, और चौकास नोटिस हुए थे। हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रीजन के बारे में, पार्टी में इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन वो बखैर खूबी वापस खान साहब भी आए थे, वहाँ हमारे मामलात सारे ख़त्म हो गए और उसके बाद कोई मसला नहीं रहा। उसके बाद फिर एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं कई अहम ओहदों पर रहा हूँ। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पुलिस्तान रह चुका हूँ, मैं अब भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट क्वेटा रीजन सेंट्रल रीजन है, अब भी मैं रिसेंट उनका और अभी पीटीआई बलूचिस्तान आपके नाम पर मुत्तफिक है। ये सवाल पूछने का मकसद है कि अभी भी कुछ जगहों पर ये खबरें चल रही हैं कि पीटीआई बलूचिस्तान ने अब्दुल कादिर साहब के बाद आपका नाम भी मुस्तरद कर दिया है। बदामी साहब एक बात मैं आपको बताऊं, शायद आप सोशल मीडिया नहीं देखा होगा या नहीं देखा होगा, पीटीआई बलूचिस्तान के कोने कोने से आप यकीन करें मुझे ऐसे वर्करों ने इतने कॉल किए हैं और इतने मैसेजेस किए सोशल मीडिया पे, मुझे मुबारकबाद दी है, और वो मेरी कामयाबी है, मेरी नॉमिनेशन को अपनी नॉमिनेशन समझते हैं। तो पीटीआई बलूचिस्तान का कोई सीनियर रुकन आपकी नामजदगी के खिलाफ नहीं है? नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये खबरें गलत हैं, तरदीद करते हैं आप? बिल्कुल गलत है, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। इलेक्शन लड़ रहे हैं आप बलूचिस्तान से और जीत रहे हैं? इंशाल्लाह मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बदामी साहब एक बात मैं बताऊं, मैंने बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में छप्पे में काम किया और बड़े बड़े नाम को मैंने दावत दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत। लेट्स सी चलें, वजाहत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ज़ाहिर सेनेट का ज़माना है, इलेक्शन को तो हम ज़रा गाए बगाए उस हवाले से मुताल्लिक़ा लोगों से बात कर रहे हैं। अब उस्मान डार साहब ज़रा मुझे माहौल बताएं क्या है डस्का में, और ज़रा एक लम्हे को सुने कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने क्या कहा है, फिर मैं मलिक अहमद खान साहब से पूछूंगा। आप डस्का में हैं, 19 को वहाँ पर इलेक्शन है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा 19 फरवरी इमरान खान को धक्का देने का आखिरी मौका है भाई, नादिर मौका, और जाहिर है आप जा रहे हैं वहाँ पीटीआई के लिए वोट मांगने के लिए। मरियम साहिबा ने तजवीज़ की है डस्का के लोगों को कि अगर इमरान खान के लिए कोई वोट मांगने आए तो क्या करना। देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा बताएं, दिखाएं। डस्का वालों, अगर इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो कहना 1 मिनट इंतजार करो, अंदर जाना और बिजली का बिल लाके कहना ये है तुम्हारा वोट, और अपनी बीवी को कहना, अपनी बीवी को या अपनी बेटी को कहना वोट मांगने आए तो गैस का बिल लाके दिखाए को ये है तुम्हारा वोट, और अगर वोट मांगने आए तो अपनी
बीमार माओ और अपने वालिदैन से कहना कि दवाइयों के डब्बे दिखाएं और कहें ये है तुम्हारा वोट। तो पूरा शेड्यूल बता दिया है मरियम साहिबा ने कि बच्चों, अम्मी, अब्बू सबको क्या कहना है, क्या माहौल है। क्योंकि ये सीट से तो 40,000 वोटों से आप 2018 में भी हारे हैं, तो कोई है आपको क्या उम्मीद ये सीट जीतने की? देखिए वसीम, मैं तो उम्मीद कर रहा था, मरियम सफदर साहिबा महंगाई पे बात कर रही हैं, तो आप एक कौम को वो भी क्लिप दिखाते जो डस्के वालों से वो पूछ रही थी कि अंडे कितने रुपए किलो हैं आजकल, कौम को पता चलता। वो लोग जो खुद को फ्यूचर लीडर कह रहे हैं, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, महंगाई का नैरेटिव लेके निकले हैं। अंडों का क्या रेट है किलो में पूछते हैं, आलू कितने रुपए दर्जन है। सियालकोट में ना ही आलू दर्जनों में बिकते हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूँ, ना ही अंडे किलो में बिकते हैं। और ये कोई मेरा पैगाम होपफुली मलिक साहब, मरियम सफदर साहिबा को पहुंचाएंगे लास्ट। चलो ये बात आपकी, ये बात आगे सही है, लेकिन बात तो ठीक है ना, मतलब मकसद तो ठीक है ना, महंगाई तो बढ़ गई है ना। अंडा उतने का तो नहीं है ना जितने का था, आलू उतने का तो नहीं है जितने का था, लेकिन उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन इनको गरीब का कितना दर्द है, जिन्हें पता ही नहीं कि अंडे दर्जनों में हैं या किलो में, तो ये निकले हैं महंगाई की लॉन्ग मार्च करने के लिए। महंगाई तो हो गई है ना, लेकिन उस्मान ऐसे लोग महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे जो अंडे का रेट पूछ रहे हैं कितने रुपए किलो है। तो सीन मेरा मकसद है, आप खुद सोचो यार, आलू दर्जनों में, अंडे किलो में है, ये बात बहस लंबी हो जाएगी। देखें सियालकोट में आप जैसे कह रहे हैं, ये लोग 40,000 से ये सीट जीते थे। जी हाँ, हम नून लीग को कितना टफ टाइम दे रहे हैं सियालकोट में, डस्का में, कि इनको अपनी लीडर मरियम सफदर को बुलाना पड़ गया एक जलसी करने के लिए, बल्कि पूरी पीडीएम तशरीफ लाई यहाँ 13 फरवरी हफ्ते वाले दिन। आपका रिपोर्टर ARY का मैं चैलेंज दे रहा हूँ वसीम बदामी के प्रोग्राम में, आप अपने वो रिपोर्टर ARY को अभी ले ऑनलाइन और उससे पूछें हफ्ते को मरियम सफदर ने जो पब्लिक गैदरिंग की डस्का में, और जो उस्मान डार ने पीटीआई के वर्कर्स के साथ मिलके इतवार को यहाँ रैली की, हमने गैदरिंग की, दोनों में से कौन सी बड़ी थी, किसमें जज्बा था, जुनून था, कौन लोग तब्दीली के लिए यहाँ तैयार है? मलिक साहब, मेरा सवाल है मलिक साहब से, हाँ, क्या इलेक्शन हारने की सूरत में ये वोट, ये शिकस्त तस्लीम करेंगे या फिर खिलाई महलूक का ये सहारा लेंगे? चलो इनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, पहले मैं यही सवाल आपकी तरफ भी पलटा दूं, हारने की सूरत में आप तस्लीम करेंगे उस्मान डार साहब? देखिए हम क्यों तस्लीम नहीं करेंगे, आप सियालकोट से हारे हैं ना अभी 18 के इलेक्शन में, आप वो तस्लीम करते हैं? देखिए मेरा एक ही मुतालबा था कि मेरा रीकाउंट नहीं किया जाए। तो तस्लीम नहीं करते ना आप भी हारने के बाद? अगर RO रीकाउंट कर देते और मेरी तसल्ली हो जाती, क्योंकि मैं चंद 100 वोटों से हारा था वो। और दूसरी तरफ देखिए इन्हीं के बयानी है, अगर हलाई में की आपने वसीम बात करनी है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट डे इलेक्शन में धांधली की, यही ख्वाजा आसिफ कहते हैं क्योंकि मैंने रात को 2 बजे जो कॉल की जनरल बाजवा को, उन्होंने धांधली नहीं होने दी। उनका ये बयानिया था कि मैं शायद धांधली चाह रहा था सियासत की ना। इनकी अपनी जमात में 2 मुख्तलिफ बयानी है, आपका भी तो मुख्तलिफ बयानी है ना। मैं बाद में आऊंगा कि आप ये भी कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फोन किया आर्मी चीफ को, जो कि किया, सही बात है, और फिर आप ये भी कहते हैं कि सियालकोट में धांधली भी हुई। इसका पता नहीं क्या मतलब है इस बात का। देखें वसीम, मेरा ये मानना है कि ये खुद फौज को दावत देते हैं, ये फौज को उंगलियां उठाते हैं कि इलेक्शन। चलो इसमें मजीद बात करता हूँ, लेकिन मैं मलिक साहब से पूछ रहा हूँ, टेलीफोन कॉल की, RO को कर लेते, इलेक्शन कमीशन को कर लेते, जनरल साहब को क्या जरूरत थी कॉल करने की रात के 2 बजे? ठीक है, सही है मलिक साहब, इलेक्शन का जो भी नतीजा आया, जीतेंगे तो मानेंगे आप, जाहिर है आप कहेंगे सुरखुर हो गए, हारेंगे तो मानेंगे। ये उस्मान डार साहब का मासूमाना सवाल है आपसे, इस पे हंस भी रहता है। नहीं, अब मसला खलाई मखलूक का नहीं है, मसला इब्तलाई मखलूक का है। अच्छा। अब तो बात थोड़ी आगे चलेगी। अच्छा। और ये जो प्रॉब्लम है ना, हाँ। ये अपना वसीम, कम से कम जो मार्जिन होगा वो 30,000 से 45,000 के दरमियान होगा, जिस कैंपेन को उस्मान डार साहब लीड कर रहे हैं, कम से कम मार्जिन। और ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए, कि मेरी सुन लेना जी जी, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बाई इलेक्शंस में इससे बुरी और इससे इबरतनाक इंतखाबी शिकस्त इससे पहले नहीं हुई होगी इस हल्के में जहाँ पे उस्मान डार लीड कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जैक्टली उन प्रोजेक्टेड पोल्स के एतबार से बता रहा हूँ। देखें मलिक साहब, बस ये इलेक्शन जो है वो 4 दिन दूर है, पता चल जाएगा, सब देख लें, फिर ये नो नतीजा इसके बरक्स है तो मानेंगे ना फिर आप। मुझे अगले वीक में मैं, अगर आप मुझे
बुलाएंगे, दावत देंगे, तो मैं सिर्फ इसी एक नुक्ते पे उस वक्त नतीजा इंतखाब का आ चुका होगा। अभी पहले 19 को अगर लाइव शो हुआ हमारा तो फिर उस्मान डार साहब और मलिक अहमद दोनों को जहमत देंगे। उस्मान डार साहब आपको भी जरूर आप सेलिब्रेशन से अच्छा सुने ना या सोग से 5 मिनट निकाल लीजिएगा। इन दो में से एक काम करूंगा 19 तारीख को। इस वक्त वसीम एक सेकंड, मलिक साहब मिठाई प्यार रखे। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड उस्मान, एक सेकंड उस्मान ने बात तो सुनना। अच्छा ठीक तो सुने ना, देखिए अभी मसला ये था कि जो पहले हमें एक नज़र आ रहा था कि तकरीबन 20,000 के करीब 20 से 25,000 का फ़र्क होगा इस नेशनल की सीट पे। मरियम साहिबा के जाने के बाद एक जो वहाँ पे एक मोटिवेशन है वोटर के अंदर, और जो हमारे कारकुनों की तहरीक है, उसके नतीजे में हम समझ रहे हैं कि 45 से 50,000 का फ़र्क होगा। अच्छा इनकी नॉट शॉर्ट ऑफ के ज़मानत जब्त के नज़दीक वो जो मरहूम थे हमारे ज़ाहिर शाह साहब, वो पहले भी इस हल्के में 50,000 से ऊपर की लीड के अंदर बार जीतते रहे। इनके पास जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनका और उनका आपस में कोई कंपैरिजन भी नहीं है, कोई खास। और अब की दफा पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब यानी एक तरीके से पीडीएम के कैंडिडेट हो गए ना, नून लीग के कैंडिडेट इन अ वे। नहीं देखिए, ये तो कैंडिडेट तो नून लीग के हैं, ऑब्वियसली पीडीएम के हिमायत याफ्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो भी उसके साथ, लेकिन आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया और ये दावा आ गया ऑन रिकॉर्ड और ये दोबारा चल जाएगा 19 फरवरी। मुझे ये फिक्र है कि जमानत ना जब्त हो जाए। यार उस्मान डार साहब अपना ओहदा छोड़ के इस्तीफा देके मुहिम चला रहे हैं, आप कह रहे हैं जमानतें जब्त हो जाएंगी। जमानत जब्त कराने के लिए उस्मान ने इस्तीफा दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं मलिक साहब? अच्छा वो मैं बताता हूँ, वो अगर मुझसे पूछते तो मैं बताता हूँ। उस्मान साहब के इस्तीफे के बारे में भी आप बता सकते हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, मैं बताएं फिर मैं उस्मान साहब से जी वो क्या उस्मान ना सुन लें। अच्छा वो उस्मान ने जो इस्तीफा दिया वो इसलिए दिया कि इनसे वहाँ पे लोगों के, ऑब्वियसली एक नॉन डिलीवरेंट गवर्नमेंट है, ये जब एक वफाकी काबीना के मेंबर की हैसियत से वहाँ पे जाते हैं, लोगों का इनसे तकाजा होता है, और ये क्योंकि बेतहाशा सरकारी वसाइल खर्च कर रहे हैं, तो अगर साथ अगर अपने ओहदा नहीं भी रखेंगे, बेतहाशा एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों के ऊपर नाजायज़ पर्चे दे रहे हैं, लोगों को उनके घरों से उठा रहे हैं, तो वहाँ पे ये ओहदा रख के ये करें या उसके बगैर करें? न मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। अच्छा और एक नहीं 20 एविडेंस दे सकता हूँ। इतनी ज्यादा को हद की हुई इन्होंने वहाँ पे। देखिए वसीम देखें, मैंने इस्तीफा दिया कानून की पासदारी के लिए, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट था, मैं ऐसे पीएम हूँ, मैं आ नहीं सकता था, इसलिए कोई छुप छुपा के कंपेन करता, मैंने इस्तीफा दिया, मैदान में आ गया। इनके एमएनएस खुली खिलाफवर्जी कर रहे हैं, कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा रोजाना इनके एमएनएस यहाँ होते हैं, 2 दर्जन एमपीए। अगर ये इतना ही लॉलीपॉप था इनके लिए, जैसे ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे थे 25,000 थे, तो बाबा फिर क्यों आपकी लीडर को यहाँ आना पड़ गया? अगर हमारी जमानत जब्त होने जा रही थी तो फिर मरियम सफदर साहिबा को क्यों दावत देती हैं? आए, हमें बचा लें, हम इलेक्शन हार रहे हैं बीबी जी, आपकी हमें जरूरत है, हमारी कोई लीडरशिप नहीं आई। मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुने। अच्छा बात तो सुने। अकेला उस्मान डार इस वक्त जिला सियालकोट में इस इलेक्शन को देख रहा हूँ अपने कारकुनों वर्कर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप के साथ, हमारा कोई बड़ा लीडर नहीं आ रहा है, और ये बात कर रहे हैं हमारी जमानत अपनी जमानत होने की फिक्र है। नहीं एक सेकंड सुन तो लेना, एक सेकंड सुन तो ले। अच्छा ये इनको भी पता है, डार साहब को भी पता है कि मनशा भट्ट साहब हमारे पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर हैं, सूबाई असेंबली पंजाब के, बहुत उनका दरीना ताल्लुक़ है मियाँ साहिबान के साथ। उनकी अहलिया ज़ौजा मोहतरमा इंतकाल कर गई। मुझे तो खैर बड़ा लेट पता चला, मुझे उस दिन पता चला जब मुझे पता चला कि मरियम साहिबा उनके पास अफसोस के लिए जा रही हैं। तो ये इनको पता है, लेकिन मरियम वहाँ पर अगर अफसोस के लिए जाए तो एक जलसे का रंग बन जाए वहाँ पे, तो ये किसी को उनकी जान जाती है। मलिक साहब मैं आपसे ना ये देखिए मेरी बात सुने ना, स्टेटमेंट नहीं एक्सपेक्ट मेरी बात सुने, मरियम सफदर मेरी बात तो सुने, एक सेकंड ठहरे ना, ख्वार हुई है डस्का में। सुन तो यार, सुने तो सही, लोग मुझे सुन रहे होंगे सियालकोट के, एक कॉर्नर से एंटर हुई, सुन तो ले, 8 घंटे रैली की, सुन लो मेरे भाई, ये क्या हुआ? अफसोस करने आई थी तो वो खड़ी होगी, एक सेकंड सुन तो लेना, इलेक्शन आ रहे हैं। नहीं एक सेकंड यार, बात तो यार ये डार
डार साहब ऐसे तो बात नहीं होती ना यार, ये तो अरे ऐसे बात नहीं होती ना, अजीब आपको सी पता ही शुरू नहीं है है। कि अब थोड़ा आप हमारी नहीं, मैं जो बात मुझे मुझे बात तो करने देना यार, आप बात नहीं करने। डार साहब आपका प्रॉब्लम क्या है, आप बात नहीं करने देते। सुन तो लो ना भाई मेरे, मैं अपनी नहीं सुन कैसे ले, आप अजीब से आपके साथ तो बैठना मुश्किल हो जाता है, आप तो नारेबाजी पे शुरू हो जाते हैं। आप डस के से रिपोर्टर को पूछिए। बदामी साहब यार आप मॉडरेट किया करें ना यार भाईजान, चलो आप प्रोग्राम मॉडरेट किया करें, ये क्या तरीका का है? बात खत्म है, न्यूट्रल रिपोर्ट आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि भाई न्यूट्रल रिपोर्ट मैं देता हूँ, बताता हूँ आपको, बेतहाशा वसाइल वहां पे खर्च कर रहे हैं, हुकूमती मशीनरी। एक सेकंड आप मुझे मुकम्मल करने में मैंने ससी पहले साहब की तरफ जाना है। बात तो करने देना भाई, डार साहब पॉइंट आ गया जी। मलिक साहब इलेक्शन वहां पे लड़ना है कि स्टॉक शो पे लड़ना है? नहीं वो मैदान में तो है कुछ नहीं, यहाँ बात करें क्या मैदान में लड़ रहे, बात तो सुने ना, ठहरे एक सेकंड मेरे सुन तो लेना। उस्मान भाई यार कोई बात करने का सलीका होता है, खुदा के बंदे यार। मलिक साहब क्या अब मैं क्या करूं वसीम, बताओ क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? यार अब जब आप बोलोगे कि मरियम मैं बोलने लगता हूं, साथ बोलने लगता हूं भाई, अपनी बात करने का तो क्या बात कर रहे यार, आप बात ही नहीं करने देते। बात तो करने देना, आप बोलो कि वो जलसा करने आई थी। आप कैसे जाती है उस्मान भाई, आप उस बात से डिसएग्री कर लें, लेकिन बात तो बात तो सुन लेना एक सेकंड। हाँ कर ले मलिक साहब कंप्लीट। आप मतलब ये कैसा तरीका कार है? एक सेकंड वसीम, होल्ड ऑन यार। डार साहब एक इसके जो ये मैस कम्युनिकेशन होती है ना, जब आप टीवी बैठे होते हैं तो एक डिमांड्स कि आप में थोड़ी पेशेंस भी हो, अगर आप में नहीं है तो आप भाई यार बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर मेरा और आपकी तकरार होगी जो नतीजतन एक बुरी बात पे खत्म होगी। आप कितनी देर बोलते रहे, मैं तो बीच में एक दफा मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा बीच में। ठीक है, पॉइंट मरियम जहां भी जाएंगी अगर डसके मेरी बात सुने ना, पॉइंट नॉट टेकन सर, अभी तो मैं बात शुरू भी नहीं करता, पॉइंट टेकन हो जाता है। मलिक साहब आप एक तो डार साहब की बात करने देते आप बात सुने यार, एक सेकंड होल्ड ऑन करें, आप क्विकली कंक्लूड करें। इन्होंने जो किया हुआ है ना, मैं सिर्फ 3 बातें कह रहा हूं। नंबर 1 बताएं, पूरी वफाकी और सूबाई हुकूमत की इंतजामिया, मशीनरी, वसाइल, वापडा से लेके गैस तक, नौकरियों से लेके फंड्स की फराहमी तक इस वक्त बेदरेग। इलेक्शन कमीशन के कौन से रूल ऑफ लॉ की ये बात कर रहे हैं? इन्होंने तो धजिया उड़ाई हुई वहां पे। नंबर 2 पुलिस की इस हद तक हाई हैंडेडनेस है कि हमारे उन कैंडिडेट के भाई के ऊपर एक इन्होंने नाजायज पर्चा डाल के, मुंशियात का नाजायज पर्चा डाल के, एक पहले क्या राणा सनाउल्लाह खान वाला। उस्मान भाई कंप्लीट कर, उस्मान भाई मैंने तीसरा पॉइंट अभी मुझे कहने दें। उस्मान भाई बात तीसरा पॉइंट तो कहने दें। ठीक है, करेंगे। तीसरा पॉइंट तो कहने दें। और मैंने ये कहा जरूर वहां पे कि इलेक्शन की कैंपेन थी, और मैंने कहा कि मंशाअल्लाह भट्ट साहब क्योंकि उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां पर अगर फातिहा कहने भी जाती तो इसी तरह का उनका इस्तेकबाल होता जिस तरह के इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी वहां पे लोगों की एक हजूम तो होना ही था। दिस इज व्हाट आई सेड। ठीक, ओके। अब मुझे ससी पहले, ठीक है, पॉइंट है। अब ससी साहब मैं जरा कंक्लूड कर रहा हूं प्रोग्राम को भी। ये डस्का का यही इलेक्शन लेना जिसकी बात हो रही है अभी, यानी वहां पर एक ही कैंडिडेट है, यानी ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की भी जो भी सपोर्ट है वो नून लीग के लिए है, या सेनेट पर आ जाए, वहां यूसुफ रजा गिलानी साहब की सपोर्ट नून लीग भी कर रही है। अब आपके आज की स्टांस को सही माना जाए या कल का? आज आप लोग कह रहे हैं इमरान खान बुरा है, उसके खिलाफ हम सब एक हैं। कल आप लोग हमें बता रहे थे, मलिक साहब की पार्टी हमें बता रही थी कि आप लोगों से ज्यादा बुरा कोई नहीं है, और आप लोग बता रहे थे कि मलिक साहब की पार्टी से ज्यादा बुरा कोई नहीं। आज आप लोग साथ खड़े हो गए, तो आपकी कौन सी पोजीशन सही है? डस्का से लेके सेनेट तक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि मैं सबको सुनती रही हूँ, मुझे प्लीज ये अहम चीज आपने पूछी, बस क्विकली। ये सही है कि हम माजी में सख्त हरीफ रहे हैं, हमने एक दूसरे को बड़ा ही पॉलिटिकली अखड़ा पछाड़ा होगा, लेकिन हम सीखे भी हैं अपनी गलतियों से, और यही अब सही डायरेक्शन पीडीएम की प्लेटफॉर्म से अदम तशद्दुद वाली सियासत और जमहूरी और आईनी, और उसमें ये स्ट्रेटजी जो पहले तो हम जलसे जुलूसों में साथ थे, लेकिन अब इलेक्शन में जो है ये बड़ा बेहतरीन एक चीज है, कलेक्टिव विजडम के साथ बढ़ रहे हैं हम। और यहाँ सिंध में भी जो ज़मीनी इंतखाबात कल हो रहे हैं, इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, दोनों सीट हमारी है यहाँ भी, और वहाँ पंजाब में भी हमारे इताअत की वजह से अच्छा फर्क पड़ा है। अगर मरियम नवाज साहिबा जलसे में खिताब करी थी डस्का में, तो कमर जमा कायरा भी वही आपको नजर आए। तो मेरे ख्याल में ये जमहूरी कुव्वतों का यकजा होना, ये खुद भी आने वाले बहुत सारे जो पोलराइजेशन के मामला थे उसको ठीक करेगा। भले आपको ये चीज अभी दिखने में ना आए, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक है, मसाइल है, विक्टिमाइजेशन है, बहुत कुछ भुगत रहे हैं। पीपी और नून लीग का इंतखाबी इत्तेहाद भी एक सही समत में एक कदम है, आप कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब और मलिक अहमद खान साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं हम ब्रेक के बाद। Fly with PIA
and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.